Hey guys, we are here with a very special video. We are going to solve the recent mock test paper released by ICAI मार्च 2022 में जो लेटेस्ट सीरीज 1 का मॉक टेस्ट पेपर आया है जून 22 CA फाउंडेशन एग्जाम के लिए, उसे हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। 40 क्वेश्चंस हैं BCK के। वी विल सॉल्व ईच क्वेश्चन, रिविजन भी करेंगे। मैं आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगी, क्यों गलत है, कौन सा सही है, क्यों सही है। सो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। दूसरी चीज, आप सब लोगों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि चैप्टर 3 में स्टार्टअप से रिलेटेड एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है सिलेबस में ICAI ने, तो उस टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग, एक्चुअली आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि मॉक टेस्ट पेपर में वैसे कुछ स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं, बट टू माय शॉक एंड सरप्राइज एक भी क्वेश्चन स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड आपके MTP में नहीं आया। सीरीज 1 में तो नहीं आया, सीरीज 2 अभी तक आई नहीं है। 2 मॉक टेस्ट पेपर्स आएंगे जून एग्जाम से पहले। फर्स्ट हम आज सॉल्व करेंगे, सेकंड अभी आया नहीं है। होपफुली शायद ICAI सेकंड MTP में स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दें ताकि हमें एक आइडिया लग पाए कि कैसे MCQs आ सकते हैं। नाउ for your benefit, I have already started the startup series on our YouTube channel Unicom. Already introductory class 1 और class 2 3 क्लासेस मैंने इससे रिलेटेड इस सीरीज में अपलोड कर दी है YouTube पर। तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है प्लीज उन्हें जरूर देख लें। अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आ जाता है तो एटलीस्ट आप सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट वाज ऑल। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू आवर डिस्कशन फॉर द डे, we will solve the MTP one by one. So without wasting any time, let's jump straight into the MTP and let's begin. Yes. So you can see on the screen there is question number 61 जो कहता है which among the following is an attribute of economic activity. तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। सो देखो क्या क्या बोल रहा है। फर्स्ट है दे आर ड्रिवन बाय अल्ट्रुइज्म, नहीं। सेकंड रैशनैलिटी, बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो रैशनैलिटी से ड्रिवन होती हैं। रैशनैलिटी मतलब लॉजिकल थिंकिंग, दिमाग से सोचा हुआ, ठीक है। दे आर ड्रिवन बाय सेंटिमेंटल वैल्यू क्रिएशन। सेंटिमेंटल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू का कोई रिलेशन नहीं होता इकोनॉमिक एक्टिविटी से। दे आर ड्रिवन बाय इमोशनल रीजंस, बिल्कुल नहीं। तो A, C और D जो ये हैं, ये तीनों A, C and D, these are the characteristics of non-economic activities. मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ। देखो, MTP सॉल्व करने का मेन पर्पस ये नहीं है कि बस हमें सही आंसर्स पता चल जाए, रट लिया या याद कर लिया, हो गया। 3-4 पर्पस सॉल्व होते हैं साथ में। पहला, ऑफ कोर्स सही आंसर्स पर तो पहुंचना ही है, बट मेन चीज ये है आपको एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए कि अगर कोई ऑप्शंस गलत हैं, 3 ऑप्शंस गलत होंगे एक सही, तो वो 3 ऑप्शंस गलत क्यों हैं, ठीक है, और एक ऑप्शन सही है तो क्यों है। आपको लॉजिक पता होना चाहिए। साथ साथ आपका पूरा चैप्टर, सारे टॉपिक्स रिवाइज होने चाहिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तीसरी चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करके करेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं, अगर हम श्योर ना हो तो भी, ठीक है। सो जो भी चीजें मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, जिस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ, आप भी साथ साथ करते जाएंगे। आई एम रिक्वेस्टिंग दिस। और हो सके तो ये जो MTP है इसका प्रिंट आउट ले लें। PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। डाउनलोड द PDF एंड टेक आउट द प्रिंट आउट एंड देन सॉल्व, ठीक है। अभी अगर नहीं है प्रिंट आउट, इट्स ओके, बट ये लेक्चर देखने के बाद जरूर प्रिंट आउट लेंगे। ऑलराइट, नाउ सो इसका सही आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। देखो क्या बोल रहा है। इट इज सेइंग X Mart, एक D Mart की तरह कोई भी X Mart है। It stocks goods from various sellers in its huge store and charges money to advertise or sell the specific product. भाई बड़े बड़े गोडाउन ले रखे हैं इन्होंने, अलग अलग स्टोर से उनका माल लेता है, अपने पास रखता है
और मनी चार्ज करता है एडवर्टीजमेंट के लिए या सेल करने के लिए, तो एक्स स्मार्ट को आप क्या कह सकते हो? देखिए, हमने हमारे बीसीके में पढ़ा है कि 3 लेवल्स होते हैं, है ना, राइट? 3 लेवल्स होते हैं। सबसे बाहर वाला तो लेवल होता है फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस का। फिर उसके बीच वाला लेवल जो होता है वो होता है एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। याद है आपको, एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और इसमें क्या आता है हमारा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, ये सारी सर्विसेज आती हैं, राइट? और फिर थर्ड जो होता है, थर्ड अंदर वाला, सबसे ज्यादा अंदर वाला, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या बिजनेस फैसिलिटेटर्स। बिजनेस फैसिलिटेटर्स टर्म का मीनिंग वो एग्जाम में पूछ सकता है। ये पूरा सेट सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट्स होता है जो आपके बिजनेस को फैसिलिटेट करे, बिजनेस को करने को इजी बना दे, विच हेल्प्स यू इन डूइंग द बिजनेस, हेल्प्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है? ऑलराइट, तो ये किस पे आएगा? एक्स स्मार्ट किस में आएगा? इसमें सीधी सी बात है, ये इंटरमीडियरी का रोल प्ले करेगा, है ना? लोगों से लेके माल रख रहा है और बेच रहा है, तो इंटरमीडियरी हो गया ना, ठीक है, फाइन। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 कहता है विच लिमिटेड कंपनी हैज बिजनेस इन होटेल्स, एफएमसीजी एंड आईटी। इनमें से कौन सी कंपनी का इन तीनों सेक्टर्स में काम है? तो आईटीसी जो है उसका काम है इन तीनों सेक्टर्स में, और 2 सेक्टर्स हैं जहां पर आईटीसी इन्वॉल्व है, लिख लो, पैकेजिंग बिजनेस में भी इन्वॉल्व है और एग्रीकल्चरल बिजनेस में भी इन्वॉल्व है आईटीसी, ठीक है? सो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएंगे कि आईटीसी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटीसी। आई विल वेट, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना आईटीसी का फुल फॉर्म। अब देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 64। क्वेश्चन 64 क्या बोल रहा है? फॉर अ बिजनेस इन्फ्लेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉलिसी शैल बी मोस्ट डेट्रीमेंटल इफ। डेट्रीमेंटल का मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है? तो भाई हमने पढ़ा है कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों ही खराब है एक तरीके से। मॉडरेट इन्फ्लेशन सही रहता है, पर हार्मफुल क्या है? वेरी एक्सट्रीमली लो इन्फ्लेशन इज हार्मफुल। बहुत ही कम इन्फ्लेशन का होने का मतलब तो गड़बड़ है मामला, मतलब पूरी मंदी छाई हुई है, गलत हो जाएगा, हार्मफुल होता है, ठीक है? 64 का करेक्ट आंसर हो गया ए। नाउ सी 65th क्वेश्चन बोल रहा है कि एमआरटीपी एक्ट जो था 1969 का, उसको हटाकर एक नया लॉ आ गया था, नया कानून। वो कौन सा है? सबको पता है, कंपटीशन एक्ट आया था 2002 का, ठीक है? ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 66 क्या बोल रहा है? रेस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड विथ चेंजेस इन इट्स प्राइस। अगर प्राइस में चेंज हो रहा है और डिमांड भी रिस्पॉन्ड करती है, डिमांड में भी फिर कुछ चेंज होगा उसकी वजह से, इसे क्या कहते हैं भाई? इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ा है हमने, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है? सो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67। परपेचुअल सक्सेशन बेनिफिट इज एंजॉयड बाय। इनमें से किसको ये परपेचुअल कंटिन्यूड सक्सेशन का बेनिफिट मिलता है? कंपनी, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑफ कोर्स, और एलएलपी भी, राइट? कंपनी और एलएलपी दोनों को मिलता है, तो डी विल बी द राइट आंसर। 67th का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है? एचयूएफ को ऑफ कोर्स नहीं मिलता, है ना? एचयूएफ को नहीं मिलता। अब देखो क्वेश्चन 68 है एनवायरमेंटल स्कैनिंग पर। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिससे आप जो आपकी एनवायरमेंट होती है उसको मॉनिटर करते हो ना। मैंने आपको अच्छे से ये समझाया है, चैप्टर पूरा मॉड्यूल से एक एक लाइन अंडरलाइन करवाया है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप चैप्टर देख सकते हो, मैं नीचे भी लिंक दे दूंगी। एक एक लाइन मॉड्यूल में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कट कर दो, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से क्वेश्चन आया है, एवरीथिंग आई हैव इंक्लूडेड इन द लेक्चर। वॉच इट इफ यू हैव नॉट डन येट। कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, क्लास देख लेना, हो जाएगा। सो एनवायरमेंटल स्कैनिंग हम करते हैं, मॉनिटर करते हैं। हम क्यों करते हैं? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का पता लगाने को, सो दैट वी कैन टेक अ बेटर डिसीजन, स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले सकें, स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज बना सकें। सो ये बोल रहा है कि ये हमारी हेल्प करता है मार्केट लैंडस्केप का एक सेंस लेने में, कि मार्केट में क्या है क्या नहीं है सब समझने में, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट वी हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? तो बताओ ये सही है कि नहीं है? ऑफ कोर्स जो ये है, ये बात तो मतलब
क्या बोल रहा है देखो, ये कह रहा है कि इट ओनली हेल्प्स टू गेट अ सेंस ऑफ मार्केट लैंडस्केप। नहीं, ऐसा नहीं करते। डेफिनेशन हमें पता है, हम मॉनिटर करते हैं एनवायरनमेंट को ताकि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का पता लगा सके और स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज बना सके, डिसीजंस ले सके। तो क्या ये केवल हमें मार्केट लैंडस्केप को समझने में मदद करता है? नहीं, वी ऑल्सो फॉर्मुलेट द पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसलिए गलत है ना। तो इट इज फॉल्स, क्योंकि हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन में ये आ जाता है कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं, देयरफॉर इट इज गलत। Why? Because it helps in overall strategic decision making also. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69। आइडेंटिफाई द स्विस ट्रांसनेशनल फूड एंड ड्रिंक कंपनी। इनमें से कौन सी कंपनी है जो खाने वाने की चीजें बनाती है, पीने की भी चीजें बनाती है, और स्विस मतलब स्विट्जरलैंड बेस्ड है? यस, बताओ भाई कौन सी है? इट इज नेस्ले। नेस्ले इसका आंसर हो जाएगा 69 का, नेस्ले। अब देखो नेस्ले जो है वो स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर्स है, स्विट्जरलैंड बेस्ड है वो, ठीक है। फिर वॉलमार्ट कहाँ पे है? यूएस में है। और एल एन टी लार्सन एंड टूर्बो इज हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई। देखो पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय इट वॉज फाउंडेड बाय टू डैनिश इंजीनियर्स। ठीक है, विच कंपनी वॉज फाउंडेड बाय टू डैनिश इंजीनियर्स। तो उसका आंसर है लार्सन एंड टूर्बो। तो ये याद रखना आप। एल&टी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, वॉलमार्ट यूएस बेस्ड है, नेस्ले स्विट्जरलैंड बेस्ड है, ठीक है। चलो, सो इसका आंसर हो जाएगा नेस्ले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, ये सब जो है ये कौन से टाइप की गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं? ठीक है, तो ये सब कौन से टाइप की गवर्नमेंट पॉलिसीज है भाई? ये सब क्या करती हैं बेसिकली? ये बॉडीज क्या काम करती है? ये रेगुलेट करती हैं, है ना, रेगुलेशन का काम करती है। दीज आर रेगुलेटरी पॉलिसीज। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये याद होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन भी आता है। आरबीआई क्या करता है, किसको रेगुलेट करता है? यहाँ पे लिख लीजिए इसको, आरबीआई मनी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट को रेगुलेट करता है। मनी मार्केट प्लस फॉरेक्स मार्केट, राइट, ये आरबीआई का काम है ना। फिर उसके बाद में हम सेबी की बात करें तो सेबी क्या करता है? सेबी रेगुलेट्स कैपिटल मार्केट, है ना, कैपिटल मार्केट। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इक्विटी आ जाएगा, फिर बॉन्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, फिर डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, इन सबको रेगुलेट करता है सेबी। और एक और है यहाँ पर आईआरडीएआई, ये क्या करता है? इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को, ठीक है। तो ये एग्जाम में मैच द फॉलोइंग या फिल अप द ब्लैंक्स, इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, सो यू शुड नो। आरबीआई मनी मार्केट को देखता है, फॉरेक्स मार्केट को देखता है, सेबी कैपिटल मार्केट को देखता है, ठीक है भाई। ये हो गया 70th का करेक्ट आंसर हो गया बी। अब देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, नबार्ड के बारे में है। नीचे कमेंट्स में सबसे पहले नबार्ड का फुल फॉर्म बता दो, एग्जाम में 2 बार ऑलरेडी पूछा हुआ है। और मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, नबार्ड का नाम आते ही बस ये तो याद रख लो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का पिता है, ये माई बाप है ये। रीजनल रूरल बैंक्स का भी सारा यही देखता है। जब भी रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट की बात आती है, रूरल इकोनॉमी, रूरल सेक्टर, तो कौन होता है? माई बाप। सब कुछ कौन करता धरता कौन होता है? नबार्ड होता है, ठीक है। तो नबार्ड रीफाइनेंसिंग करता है ना, रीफाइनेंसिंग करता है। इनमें से किसको नहीं देता रीफाइनेंस वो, है ना, किसको वापस से पैसा नहीं देता वो इनमें से? सो मैंने आपको बोल दिया कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल सेक्टर, एग्रीकल्चर, इन सबका तो माई बाप ही है नबार्ड, ठीक है। तो ये तो सब सही है बात एकदम। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ना नबार्ड कभी भी रीफाइनेंस नहीं करता, याद रखना, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को नबार्ड रीफाइनेंस नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72, ये बोल रहा है P&L अकाउंट है, एक गणपति अगरबत्तीस करके एक फर्म है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। वो ये शो कर रहा है कि जो रेवेन्यू है आपके, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्सपेंडिचर। तो इस सिचुएशन को, इस पोजीशन को आप क्या कहते हो? नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कहते हो इसको। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? लिख लो यहाँ पर, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, ठीक है। सो 72 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो, ये तो बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है और बहुत बार पूछा भी गया है।
number of members in a private limited company. maximum number of members private company में कितने होते हैं? 200 होते हैं. ठीक है, आई होप ये तो आपको सबको आता ही होगा. क्वेश्चन 74 देखो, एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन. भाई एनवायरमेंटल एनालिसिस किस किस चीज में हमारी मदद करता है? देखो क्यों मैं आपको बोलती हूँ कि मॉड्यूल का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है. मॉड्यूल को पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे बीसीके. मैं आपको प्रूव करती हूँ. देखो आप अपना मॉड्यूल का पेज नंबर 2.9 निकालेंगे, वहां पर जो एक पैराग्राफ है यूटिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, है ना. यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस. जो पैराग्राफ है उसके पहले 3 लाइंस देखो, फर्स्ट 3 लाइंस देखो इस पैराग्राफ के, वहां से ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ है. अगर आपने मॉड्यूल के वो लाइंस रीड किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को फटाक से आंसर कर पाओगे, राइट. तो 74 का आंसर तो डी है. एनवायरमेंटल एनालिसिस इन तीनों में हमारी मदद करता है. बट कब आपको क्लिक होगा? अगर आपने मॉड्यूल पढ़ा होगा तो. ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ मॉड्यूल पढ़ना बहुत जरूरी है. याद रखो मॉड्यूल को कभी छोड़कर नहीं जा सकते. कोई भी नोट्स हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कितने भी अच्छे नोट्स हो, मेरे बनाए हुए भी नोट्स मैं फेवर नहीं करूंगी. मॉड्यूल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. क्वेश्चन 75, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ फॉरेन कंपनी. मतलब इनमें से फॉरेन कंपनी नहीं है, वो आपको पहचानना है. ठीक है, फॉरेन कंपनी नहीं है. तो भाई डॉक्टर रेड्डी की जो लैब है वो हैदराबाद बेस्ड है, हैदराबाद. ठीक है, तो ये फॉरेन कंपनी नहीं है, सीधी सी बात है. वॉलमार्ट अभी देखा था यूएस बेस्ड है, नेस्ले अभी देखा था स्विट्जरलैंड बेस्ड है, और एचपी जो है वो कैलिफोर्निया यूएस में हेडक्वार्टर्स है. सीधी सी बात है. तो डॉक्टर रेड्डी जो है वो हिंदुस्तानी कंपनी है. ऑलराइट. 76 देखो, प्राइवेटाइजेशन मे नॉट बी कंसेप्चुअलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ. आपने प्राइवेटाइजेशन के बारे में जब मॉड्यूल में पढ़ा होगा तब हमने पढ़ा डाइवेस्टमेंट होता है. डाइवेस्टमेंट का मतलब जब मेजॉरिटी स्टेक बेच दिया जाता है. डिसइन्वेस्टमेंट भी होता है. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जब माइनॉरिटी स्टेक केवल बेचा जाता है. अ पोर्शन इज सोल्ड, अ पोर्शन इज सोल्ड ऑफ माइनॉरिटी स्टेक. ठीक है. डेडिकेशन कुछ नहीं होता भाई, डेडिकेशन कुछ नहीं होता. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वर्ड, बट डेडिकेशन इज नॉट अ वर्ड. डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? अपने आप एक प्राइवेट कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही होती है कि धीरे धीरे इतना अच्छा परफॉर्म कर दी जाती है कि अपने आप पब्लिक सेक्टर कंपनी साइड हो जाती है, शैडो कर लेती है. प्राइवेट सेक्टर कंपनी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से अपने आप पब्लिक सेक्टर कंपनी साइड हो जाती है. एग्जाम्पल BSNL. तो ठीक है, तो डेडिकेशन कोई वर्ड नहीं है प्राइवेटाइजेशन से एसोसिएटेड, इसलिए ये गलत हो जाएगा. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 77. ये क्वेश्चन 76 जो था ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसको स्टार मार्क कर लेना. फाइन. क्वेश्चन 77 देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी. तो सेबी का फंक्शन नहीं है. तो देखो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों फंक्शंस होते हैं. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. फिस्कल ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, सीधी सी बात है, गलत है. ठीक है. क्वेश्चन 78 बहुत सिंपल है. ADR पता होगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, तो बी हो जाएगा आंसर. क्वेश्चन 79 देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट LLP. इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, LLP पर क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली. ध्यान से देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कोर्स होता है. इनकॉर्पोरेशन इज नॉट मैंडेटरी. कंपल्सरी नहीं है क्या इनकॉर्पोरेशन? गलत है, कंपल्सरी है. इट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द LLP एक्ट 2008. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, बिल्कुल सही बात है, होते हैं. हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सही. अब देखो वो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि LLP को हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्यों? 2 फीचर्स की वजह से. एक तो सेपरेट लीगल एंटिटी और एक इनकॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी. इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से इसे हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. यहां से बहुत सारे नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे क्यों हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं LLP को? किसको कहते हैं हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑप्शन बी HUF, ऑप्शन सी पार्टनरशिप, ऑप्शन डी LLP. आंसर इज LLP. तो इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करोगे.
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। भाई एनवायरमेंट को हमने कैसे पढ़ा है, एक होता है इंटरनल, राइट, एक होता है एक्सटर्नल। हाँ जी, इंटरनल में क्या क्या आता है, लेबर यूनियन आता है, फिर कॉर्पोरेट कल्चर आता है, मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वैल्यू स्टेटमेंट आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी आती है, ये सब आती है, राइट। और एक्सटर्नल को दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, माइक्रो और मैक्रो में। और माइक्रो को मैंने आप एक एक्रोनिम से आपको याद करवाया था, दैट वाज कॉस्मिक। याद है क्या? नीचे लेक्चर का लिंक दूंगी, रिवाइज कर लेना। और मैक्रो को कैसे याद करवाया था, प्लेज प्लस जीएसटी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है, 1 2 3 रिवाइज कर लेना अच्छे से। चलो, तो भाई नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट मतलब इनमें नहीं आ रहा, एक्सटर्नल में आ रहा है। एक्सटर्नल में देखो ये जो है ना, ये सी होता है कस्टमर वाला सी, तो ये एक्सटर्नल के माइक्रो वाले पार्ट में आता है, मतलब इंटरनल में नहीं आता। बाकी ए बी और डी तीनों इंटरनल में आते हैं, ठीक है। एलिमिनेट करके सही आंसर पर पहुंच गए। नाउ सी, हमने अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 20। अब जल्दी से नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ, थम जाओ, एक गहरी लंबी सांस लो, कॉन्सेंट्रेट पूरा अपना अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन को लेकर आओ वापस से, अगर इधर उधर भटक गया है तो। और सबसे पहले मुझे कमेंट्स में कमेंट करके बताओ अभी तक 20 क्वेश्चंस में से कितने आंसर्स तुम्हारे राइट हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, ठीक है। याद रखना एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत करने की सजा है -0.25, 1/4 मार्क कट जाता है। चलो जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन 81 सॉल्व करते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इनमें से किसको ओन करती है? इट ओन्स गेल लिमिटेड, गेल को ओन करती है। 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ऑलराइट गाइस, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन 82 क्या बोल रहा है, फॉरेन ब्रांड्स को इंडिया में वेलकम किया गया और उनको ये भी परमिशन दी गई कि वो फॉरेन का ब्रांड नेम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो परमिशन दी गई, ये किसके अंडर या किससे रिलेट कर सकते हो आप? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या लिबरलाइजेशन? ऑफ कोर्स यू कैन रिलेट इट टू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इज बेसिकली व्हाट? इट इज गिविंग फ्रीडम टू द इंडस्ट्रीज, टू द प्राइवेट सेक्टर बेसिकली, ठीक है। लिबरलाइजेशन मतलब आपने फ्रीडम दे दिया, लिबरल कर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन हो जाएगा इसका आंसर। 83 देखो, अंडर विच सेक्शन ऑफ IRDAI एक्ट कैन इट फंक्शन एंड इम्पार्ट इट्स ड्यूटीज, है ना। तो भाई कौन सा सेक्शन है इस एक्ट का जो इसके फंक्शन और ड्यूटीज को बताता है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, सेक्शन 14 है, याद रखना इसको। ये 2-3 बार पूछ चुके हैं वो ऑलरेडी, और बैक MCQs में भी है ये, सो इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 इज, अ कंपनी इज सेड टू अंडरगो डैश व्हेन इट्स एसेट्स आर सोल्ड ऑफ piecemeal rather than one single operating entity। piecemeal मतलब एक साथ नहीं बेचा जाता, piecemeal डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, piecemeal सेल किया जाता है। किस में करते हैं? लिक्विडेशन में करते हैं, लिक्विडेशन में करते हैं। भाई एक्विजिशन क्या होता है? ए और बी है, ठीक है। ए को आप क्या बोलोगे? ए को बोलोगे मान लो पोटेंशियल बायर, ठीक है, ये खरीदना चाहता है। बी इज द टारगेट कंपनी, जो बिकने वाली है ना, या जिसको ए खरीदना चाहता है। अब ए जो है वो बी को खा जाएगा, ठीक है, बी नहीं रहेगा, बस ए रहेगा, उसको एक्विजिशन बोलते हैं। मर्जर क्या होता है? ए है और बी है, दोनों मर्ज होके ए बी बन गए, या कोई ए बी की जगह मान लो कोई नया नाम हो गया, सी लिमिटेड हो गया, बट व्हाटएवर, दोनों की एग्जिस्टेंस है, दोनों मिल गए, मर्जर, ठीक है। तो आंसर हो गया यहाँ पे लिक्विडेशन। मैंने बहुत अच्छे से टेक ओवर, हॉस्टाइल टेक ओवर, पॉइजन पिल क्या होता है, फ्रेंडली अनफ्रेंडली टेक ओवर्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स, ये सब देके स्टार्टअप से रिलेटेड एक लेक्चर कुछ दिनों पहले अपलोड किया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, उसे जरूर देख लेना, बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 85। क्वेश्चन 85 भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है और काफी बार उसने पूछा है।
तो ये थोड़ा सही है, इसको भी मार्क कर लो। ये बोल रहा है कि बीसीके जो है ना वो ऑल टुगेदर इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं अपने अंदर रखता है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, एचआर, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ, इकोनॉमिक्स। तो ये क्या बताता है, बीसीके का कौन सा फीचर यहाँ पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अलग अलग सब्जेक्ट मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को सब्जेक्ट भी बोलते हैं। सो मल्टी डिसिप्लिनरी है, मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब एक्लेक्टिक। यहाँ पे जब आप मॉड्यूल में बीसीके के फीचर्स पढ़ेंगे ना, तब आपको ये वर्ड मिलेंगे, एक्लेक्टिक, वास्ट, एक्सपैंडिंग, ठीक है। और एक्लेक्टिक का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी, यही आंसर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 86 देखो, ये भी बीसीके के फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर्स का, काफी बार पूछते हैं। ये बोल रहे हैं एक सिचुएशन, कई बार कोई चेंज होता है एनवायरनमेंट में, वो एक कंपनी को बहुत फायदा देता है, पॉजिटिव होता है, दूसरी कंपनी का बहुत नुकसान कर देता है। ये एक फीचर है बीसीके का, और ये किस कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है? इट इज मल्टी फेसिटेड। ये यही बताता है। आपके मॉड्यूल में एग्जाम्पल भी दिया है कि कोविड आया, जैसे लॉकडाउन वगैरह हो गया, तो जैसे कई सेक्टर्स ऑफ बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है जिनको नुकसान हुआ, पर ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करो, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार, इन सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कितना फायदा हो गया ना। तो एक सिचुएशन किसी के लिए फायदा कर देती है और किसी को रुला देती है, किसी को बहुत हंसा देती है। इट इज मल्टी फेसिटेड। 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 87, ये पूछा है बैंक ऑफ मदुरा वाज एक्वायर्ड बाय विच ऑफ दीज, है ना। तो किसने एक्वायर किया था बैंक ऑफ मदुरा को? आईसीआईसीआई बैंक ने एक्वायर किया था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 88, पॉलिसी कंटेक्स्ट हैज अ कोर मोटिव बिहाइंड इट विच इज। तो पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट का क्या कोर मोटिव है? होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहता है और कुछ नहीं चाहता, भाई होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 89, इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है? आरबीआई का फंक्शन नहीं है। देखो अगर आपने थोड़ा बेसिक भी पढ़ लिया होगा तो भी आपको पता है आरबीआई सारे बैंक्स को प्रमोट करता है, बैंकर होता है गवर्नमेंट का, नबार्ड को भी आरबीआई फंड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कलेक्शन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल डेटा, ये आरबीआई का काम नहीं है भाई। आरबीआई का काम नहीं है किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है। सो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चंस हैं जो आराम से सॉल्व हो सकते हैं, इजी इजी से क्वेश्चंस है। कुछ घुमा फिरा कर या अलग से आपके मॉक टेस्ट पेपर में नहीं दिया आईसीआई ने। मैं उम्मीद करती हूँ आपका पेपर भी इतना ही प्यारा सा सिंपल सा आए और आप सब लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास हों। सो क्वेश्चन नंबर 90, हाईएस्ट प्राइस द बायर इज विलिंग टू पे। ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं इसको? हाईएस्ट प्राइस बायर इज विलिंग टू पे, बिड, ठीक है। 91 देखो, स्टेक होल्डर्स इंक्लूड्स ऑल ऑफ द बिलो एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा नहीं आता स्टेक होल्डर्स में? भाई कॉम्पिटिटर्स नहीं आते। कॉम्पिटिटर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, है ना, बाकी सब तो आते ही हैं। 92 देखो, ये बोल रहा है एक सिचुएशन दे रहा है आपको, क्या बोल रहा है देखो, इसको थोड़ा मार्क कर लेना, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है क्वेश्चन। एक कॉर्पोरेट प्रेशर है कि भाई कोई भी कंट्री की वर्कफोर्स है ना, उसमें डाइवर्सिटी को इम्प्रूव करो, इंक्रीज करो। डाइवर्सिटी मतलब एथनिक मिक्स, है ना, उसको इम्प्रूव करो, डाइवर्सिटी को, एथनिक मिक्स को इम्प्रूव करो, है ना। तो ये कौन से एरिया ऑफ स्टडी में हम लेंगे? तो ये किस में आएगा? इट विल कम इन डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। एथनिक मिक्स की बात है तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आएगा। 93 देखिए, दीज आर द स्पेसिफाइड एरियाज where government supports business to enhance the development and increase the employment. स्पेशल एरियाज होती है जिसको गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा फेवर करती है, दीज आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल से, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल से है। 94 देखो, जीएसटी इज अ फॉर्म ऑफ, जीएसटी किसका फॉर्म है भाई? पॉलिसी रिफॉर्म है, सीधी सी बात है, पॉलिसी रिफॉर्म है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, वही है जीएसटी, और क्या है। क्वेश्चन 95 देखिए, Which of the following does SEBI not cater to? देखो सेबी के कितने फंक्शंस होते हैं? 3 सेक्टर्स या 3 लोगों को सेबी देखती है। किस किस को? एक तो इन्वेस्टर्स को तो देखती है ना, आई, इन्वेस्टर्स को देखती है। फिर एक और आई होता है, वो होता है इंटरमीडियरीज का, है ना, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह। फिर एक और होता है आई, वो 3 आई होते हैं सेबी के। इशुइंग, इन्वेस्टर्स तो हो ही गया, इशुइंग कंपनी, ठीक है, जो शेयर्स इश्यू करती है ना वो कंपनीज, इशुइंग कंपनीज, ठीक है, इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज। तो आई
एक तो इन्वेस्टर्स, एक इंटरमीडियरीज और एक इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज, तीनों को देखती है सेबी। तो किसको नहीं देखती भाई, किसको नहीं देखती? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कोई काम नहीं है सेबी का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं देखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 96, बस लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं। स्टे देयर, कीप योरसेल्फ फोकस्ड। क्वेश्चन 96, टोकन मनी पेड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन। देखो टोकन मनी जो आप अर्ली स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन में देते हैं, किसको कौन देता है? बताओ किसको कौन देता है भाई टोकन मनी? पहली बात तो क्या होता है, जनरली ये रियल एस्टेट डील्स में होता है। रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी डील हो रही है तो जो पोटेंशियल बायर है ना, जो खरीदना चाहता है, वो देगा सेलर ऑफ रियल एस्टेट को, उसको हम कहते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 96 का आंसर हो जाएगा डी। इट इज द पेमेंट मेड बाय द बायर टू द पोटेंशियल सेलर ऑफ द रियल एस्टेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 97, बहुत इजी है ये तो, मतलब आराम से कोई भी बता देगा। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा बीसीके लेक्सिकन का पार्ट नहीं है, मतलब बीसीके की लैंग्वेज में, बीसीके की भाषा में नहीं आता इनमें से कौन? B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, 24/7 मतलब पूरे टाइम, ऑल द टाइम। Y to Z कुछ नहीं होता भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 98, बियर्स आर द स्टॉक मार्केट प्लेयर्स दैट हैव डैश एक्सपेक्टेशंस। तो दो होते हैं यहाँ पर, एक तो होते हैं बियर्स जो सोचते हैं कि स्टॉक प्राइसेस कम हो जाएंगे, है ना, और एक होते हैं बुल्स जो सोचते हैं स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इनकी तो होती है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन और बियर्स की होती है नेगेटिव या पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर होता है पेसिमिज्म और बुल्स के पास होता है पॉजिटिविटी या ऑप्टिमिज्म। आप लोगों ने वो मूवी देखी है द बिग बुल, अभिषेक बच्चन की, स्टॉक मार्केट पे है द बिग बुल, अच्छी मूवी है, एग्जाम्स के बाद देखना अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन? क्वेश्चन 98 और 99 को स्टार मार्क करना इंपॉर्टेंट है। पहले भी कर चुके हैं, डेलीगेशन, यस। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के पास रखती है पर काम प्राइवेट सेक्टर से करवाती है। डाइवेस्टमेंट, मेजॉरिटी स्टेक सेल कर देती है। डिसइन्वेस्टमेंट, माइनॉरिटी स्टेक सेल करती है। डिपार्टमेंटलाइजेशन कुछ नहीं होता भाई प्राइवेटाइजेशन में, डिपार्टमेंटलाइजेशन कुछ नहीं है, ठीक है, गलत है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द इवनिंग गाइस, इन द फर्स्ट 4 डेकेड्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद पहले 40 सालों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फ्यूल करने के लिए, ताकि हमारे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो सके, हमने कुछ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। उनको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट बैंक्स कहते हैं, सीधी सी बात है, यस। तो मुझे ये बता दो सबसे पहले तो तुम नीचे कमेंट्स में कमेंट करके कि फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक कौन सा था जो इंडिया में बनाया गया था। आई एम आस्किंग फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक विच वाज क्रिएटेड इन द कंट्री, ठीक है। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप ये 40 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मज़े आए, आपको टेक्निक्स का पता चला और ये भी पता चला कि हर एक ऑप्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हर एक वर्ड क्वेश्चन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दे रही हूँ जिससे आप चैप्टर्स को, बीसीके को पूरी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। मैराथन का भी लेक्चर का लिंक दे रही हूँ, डू रिवाइज वेल। कोई भी डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। आई सी यू सोन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स का एमटीपी भी इसी तरीके से सॉल्व करवाऊँ, देन यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, तभी मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम इकोनॉमिक्स का रीसेंट एमटीपी सॉल्व करेंगे। टिल देन गाइज, keep revising, study well. I'll see you soon. Bye bye.